Hello everyone, welcome to my YouTube channel स्टडी सेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है, इस चैनल पर हम DT+B TGT सोशल साइंस के जो PYQs हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं और मैं हर वीडियो में बता रही हूँ कि इसमें DT+B लिखा हुआ है। आप अगर अदर एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि इसकी वीडियो की रिलेवेंस किस किस एग्ज़ाम के लिए है, अगर आप KVS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, NVS के लिए आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। RPSC आपने अभी देखा होगा फॉर्म निकले थे, UPPSC यूपी में भी जो LT के फॉर्म निकले थे उनके लिए कर सकते हैं आप। BPSC में भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ठीक है। तो इन सब एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप इन सब के एग्ज़ाम्स के TGT सोशल साइंस को टारगेट कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को कंसीडर कर सकते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा आपको, ठीक है। सो मेरे पास एक डाउट आया था आप लोगों का कि आपके मैथ्स में आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या फिर थोड़ा बहुत आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो उसके लिए एक सबसे इजी या फिर इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम SST वालों का मैथ्स में हाथ बहुत तंग होता है, आई नो। लेकिन जो आप अगर देखेंगे, अगर PYQ को आपने कहा सॉल्व किया होगा, अगर आपने ओवरऑल PYQ को सॉल्व किया है पेपर 1 वाले, पेपर 2 तो ऑब्वियस सी बात है मैं डिस्कस करूँ, लेकिन अगर आपने PYQ देखा होगा पेपर 1 का, तो जो SST मैथ्स का मतलब SST का आता है मैथ्स का सेक्शन, वो मोर और लेस काफ़ी इजी होता है, ठीक है। अगर आप मतलब कि थोड़ा सा उसे ध्यान से क्वेश्चंस को रीड करेंगे तो आज तो बिना किसी प्रॉब्लम के 10 क्वेश्चंस तो ईजिली आप क्या कर सकते हैं, अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने ऑब्वियसली बात है अपने 9th-10th तक मैथ्स पढ़ी हुई है, तो उसके अंडरस्टैंडिंग पे आप क्या कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी एक PYQ अटैम्प्ट करो, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको कोई सीरीज़ बताऊँ कि यूट्यूब से आप इस सीरीज़ को देख लो आपका हो जाएगा। तो इन सब के लिए अभी हमारे पास टाइम नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक दो उसको लगाओ, PYQs को लगाओ, मतलब एक दो PYQs के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। फिर उसके बाद आप एनालिसिस करो कि कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं, कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपके 20 में से 20 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। वो अलग बात है कि आप ट्राई नहीं करोगे तो ऑब्वियसली बात है वो पोर्शन छूट ही जाएगा। लेकिन आपको पता है कि हमें मैथ्स के क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे अगर आपको कट ऑफ में नंबर लाना है, क्योंकि फिर GK GS ये तो अनएक्सपेक्टेड होता है। तो हम मैथ्स थोड़ा बहुत स्कोर कर सकते हैं। तो मैथ्स में स्कोर करने के लिए यही है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, PYQ देखो, PYQ को सॉल्व करो, फिर उससे एनालिसिस करो, फिर देखो कि कौन सा आपका क्वेश्चन मतलब कि आपसे हो ही नहीं रहा है। उन क्वेश्चंस के आप चाहें तो प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, या फिर जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं उसको फिर आप क्या कर सकते हैं, उस वीडियो से, उस मतलब उस सब्जेक्ट के, जैसे लेट्स सपोज उसमें मैथ्स में क्वेश्चन कुछ तो आपके डाटा इंटरप्रिटेशन वगैरह से आते हैं जो कि बहुत ही ईजी आते हैं। सिंप्लीफिकेशन के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन के आगे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो सिंप्लीफिकेशन अगर आपको आती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, उसको आप वीडियो देख लीजिए उसी टॉपिक की डाल के, 1 से 1.5 घंटे की। बहुत सारे टीचर्स होंगे जो शॉर्टकट्स के साथ आपको मतलब कि वीडियो करा देते हैं। फिर आपका क्या आ जाता है कि कई बार आपको LCM और HCF से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है अभी हमारे पास 1 मंथ है, तो अगर आप चाहें तो 8 से 10 घंटे मैथ्स को हम दे सकते हैं, यानी 2-2 घंटे के आप 4-5 कॉन्सेप्ट्स की वीडियो देख लीजिए। कुछ क्वेश्चन आपके सही होते हैं, अगर मोरलेस आपके 15 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो इतना आपके लिए इनफ है, ठीक है। आपको 20 में से 20 क्वेश्चंस को नहीं सही करना है। फिर उसके बाद हमारा जो बोट स्ट्रीम्स ये वाले हैं, ये ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं 1-2 देखने को। फिर हमारा जो मैन एंड वर्क वाला होता है, लाइक टाइम एंड वर्क, ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है 1-2। एंड फिर उसके बाद आप अगर देखेंगे तो स्पीड डिस्टेंस टाइम से भी एक क्वेश्चन आपको ज़रूर आ रहा है, ठीक है, जितना मैंने एनालिसिस किया हुआ है पेपर को। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 1 या 2 PYQ सॉल्व करो मैथ्स के, जिसमें आपको डाउट हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इंग्लिश हिंदी में तो PYQs ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको करो। नहीं तो आप इंग्लिश की भी मतलब कि जो वो कैप्स होती हैं या फिर इन सब की मैराथन देख सकते हैं। यूट्यूब पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना कैसे है। बाकी आपको यूट्यूब पे सारे कंटेंट मिल जाएंगे ईजिली। एक बार आप स्ट्रैटेजी बना लो, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है।
फिर उसके बाद स्पीड और जो डिस्टेंस वाला होता है इसके भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फिर आप क्या करेंगे, इन सब की एक जो वीडियो होती है मैराथन वाली 2 घंटे की 2.5 घंटे की जो भी आती है, आप उसे 2 की स्पीड पे चलाओ या फिर 1.5 की स्पीड में चलाओ। सबसे पहली बार आप पूरी वीडियो को देख लो, और जो टीचर आपको फॉर्मूलाज वगैरह लिखवा रहा है कि मतलब कि जैसे टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं ना कि उन टाइप्स को कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको फॉर्मूलाज लिख लेना है एक कॉर्नर में, ठीक है। देन आपको क्या करना है कि ये देखो कि वो कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर। तो सबसे पहले आप ये करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा उस वीडियो को देखेंगे, लेकिन इस बार आप क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस को देखेंगे और क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हैं तो अगर आपको कहीं से उस चीज़ का मतलब कि उस टॉपिक का क्वेश्चंस मिल रहा है तो आप बिना वीडियो देखे उस क्वेश्चन को, मतलब जो भी आपको बुकलेट मिली हुई है उन क्वेश्चंस की, आप उनको सॉल्व करिए। आपका क्या हो जाएगा, बहुत ही ईजीली क्या हो जाएगी, मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। अगर उसके बाद भी नहीं आता फिर आप ज़रूर कमेंट में बताना कि इतना एफर्ट्स डालने के बाद भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। क्योंकि इतना करने के बाद, क्योंकि मैथ्स क्या है, प्रैक्टिस, मतलब आप कोई भी सब्जेक्ट अगर आप देख रहे हो तो आपको हर एक सब्जेक्ट में प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप एसएसटी में भी कंटिन्यू नहीं रहेंगे तो जो इसके फैक्ट्स हैं उसको भूलते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैथ्स बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, एसएसटी बहुत ईजी, ऐसा कुछ नहीं है। सारे सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, अपने आप में अपनी रेलेवेंस रखते हैं और सभी को क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो आप मैथ्स में ऐसे कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपके टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, आपको चार्ट वगैरह दे दिया जाता है और उसमें से मतलब कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे, वो तो बहुत ईजी है, उसमें ना कोई फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं लगाना है। और कई बार तो ऐसा दे देता है कि ये एक्सपेंडिचर है और ये आपका क्या है कि प्रॉफिट है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, या फिर आपको क्या कहते हैं कि इनकम दे देगा तो आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, एक्सपेंडिचर निकालना है। तो ये क्वेश्चंस इनका सबका क्या कहेगा, 8-10 वो रहेंगे, फिर उसके बाद कहेगा इनका आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो वो ऑब्वियसली बात है, सबको आप ऐड करोगे और एवरेज निकालना तो सबको आता है। जितने नंबर को आपने ऐड करा है उनका आप क्या करेंगे, वो उतने ही नंबर से डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं टाइम कंज्यूमिंग वाले, जो कि बिल्कुल ईजी होते हैं। आपको थोड़ा सा टाइम देना है, टाइम को मैनेज करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एसएसटी के क्वेश्चंस में अगर आपके पास 40 मिनट्स भी बचते हैं, आप उसको ईजिली क्या कर लेंगे, अटैम्प्ट कर लेंगे। क्योंकि एसएसटी में हमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, पढ़ना है, आगे चलना है, पढ़ना है, आगे चलना है। तो एसएसटी के क्वेश्चंस कुछ ऐसे होंगे जो आप 20-20, 30-30 सेकेंड में भी लगा सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली बात है 100 के 100 क्वेश्चंस तो आपको ऐसे नहीं मिलेंगे एजर्सन रीजनिंग वाले कि मतलब कि आपको पढ़ने में ही सारा टाइम चला जा रहा है, ठीक है। कुछ 1 लाइन के क्वेश्चंस होते हैं, जैसा कि मैं आपको PYQ में करा रही हूँ तो आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। आई होप यहाँ पर आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करो कि ये आपके लिए, मतलब इसमें इतना करने के बावजूद आपको क्या कहते हैं, अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, वो प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि बिना पेन और कॉपी उठाए, बिना सॉल्व करे तो देखो नहीं होगा, ठीक है। आप कभी कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं आएगा। और जो भी चीज़ें हैं उसमें आप स्कोर करने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट हर एक पार्ट में से अगर आपका 15 क्वेश्चन भी सही होता है तो वो क्या हो जाएगा, आपकी कट ऑफ को ईजिली बढ़ा देगा। कोई भी पार्ट आप स्किप करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम इतने भी स्ट्रांग नहीं है कि आपके एक पार्ट को स्किप करने का मतलब है कि आपको 2-3 पार्ट्स में से 20 में से 20 नंबर लेके आना है। तो आप या तो ये देख लीजिए कि आप एक पार्ट को स्किप करके 2-3 पार्ट्स में से आप 20 में से 20 नंबर ला सकते हैं, फिर एक पार्ट को ही करके उसमें से 14-15 नंबर आराम से ईजिली स्कोर कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, प्रैक्टिस आपको करनी है। अब वो चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। और भूल जाओगे फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, अभी 1 महीने का टाइम है हमारे पास, तो जितना हो सके फोकस करो और प्रैक्टिस करो, ठीक है। आई होप क्लियर है इतना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की सीरीज़ को और आज के 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, रिलेटेड है कार्ल मार्क्स से। कार्ल मार्क्स के बारे में आपने सुना होगा, तो ये भी देखो वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन है हमारा। कार्ल मार्क्स वॉज अ डैश थिंकर। तो कार्ल मार्क्स कौन सा थिंकर थे, मर्केंटिलिस्ट या फिर सोशलिस्ट। तो आपको पता होगा
मर्केंटलिस्ट वो होते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं और उनका मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना। ठीक है, तो क्या लगता है आपको कि कार्ल मार्क्स का मेन मोटिव यही था, या फिर वो क्या थे, सोशलिस्ट थे यानी समाजवादी थे, यानी कि समाज के बारे में वो ज़्यादा सोचते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्ल मार्क्स क्या थे, सिर्फ एक सोशलिस्ट थे, मर्केंटलिस्ट नहीं थे। ठीक है, यानी उनका प्रॉफिट से कोई मोटिव नहीं था। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन है। मर्केंटलिस्ट क्या होते हैं, मर्केंटलिस्ट इज़ एन ओल्डर इकोनॉमिक थ्योरी फोकस ऑन नेशनल वेल्थ थ्रू ट्रेड एंड अक्यूमुलेशन ऑफ गोल्ड। तो इसका मतलब क्या होता है कि व्यापार और सोने की जमाखोरी के माध्यम से राष्ट्रीय संपत्ति पर केंद्रित है। मतलब कि आप कैसे अपने कंट्री की जो वेल्थ है उसको बढ़ा सकते हैं, और ऑब्वियसली बात है जब आप अपनी बढ़ाओगे तभी कंट्री की बढ़ेगी। नेक्स्ट है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट में क्या है, कार्ल मार्क्स वॉज रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट, ये क्या थे, क्रांतिकारी समाजवादी थे। इन हिज आइडिया लेड द फाउंडेशन ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म। तो यहाँ पर क्या हुआ है, साइंटिफिक सोशलिज्म टर्म है, ये भी आपको पीवाईक्यू में देखने को मिल जाता है। मतलब आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, कहेंगे इनमें से कौन है जिसने साइंटिफिक सोशलिज्म जो टर्म थे उसको यूज़ करा या फिर उनसे रिलेटेड थे। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक समाजवाद और आगे चलकर साम्यवाद की नींव रखी इन्होंने, किसकी, कम्युनिज्म की नींव रखी। आपको पता होगा कि इन्हीं पर आइडियाज़ पे जो हमारा रशियन रिवोल्यूशन है वो बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, द आइडिया ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म, ये लीजिए आगे दूसरा क्वेश्चन, आर ऑल्सो नॉन एज। तो वैज्ञानिक समाजवाद के विचारों को डैश के रूप से भी जाना जाता है। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा, साइंटिफिक सोशलिज्म फासिज्म के नाम से जाना जाता है, एनार्को प्रिमिटिविज्म के नाम से जाना जाता है, मार्क्सिज्म से जाना जाता है, या फिर कैपिटलिज्म से। तो क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर, है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मार्क्सिज्म, क्योंकि जस्ट हम इसे अभी रीड करके आ रहे हैं। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा इसको, द आइडिया ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म वर डेवलप्ड बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। तो आप जहाँ भी पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स, तो वहाँ पे फ्रेडरिक एंजल आपको उनके साथ में ज़रूर देखने को मिलेंगे। दे यूज़ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एंड डायलेक्टिकल एनालिसिस टू एक्सप्लेन हाउ कैपिटलिज्म वुड इनएविटेबल वे सोशलिज्म थ्रू क्लास स्ट्रगल। तो इन्होंने जो हमारे मतलब कि क्या कहते हैं कि ऐतिहासिक भौतिकवाद है उसका क्या किया, विश्लेषण किया और बताया कि सब लोगों को समझाया कि वर्ग संघर्ष के माध्यम से पूंजीवाद अनिवार्य रूप से समाजवाद में बदल जाएंगे। इन्होंने बोला कि जो पूंजीवादी हैं वो भी क्या कर सकते हैं, अपने आप को समाजवाद में बदल सकते हैं, क्योंकि इनका कहना था कि जो मोस्टली जो वर्कर्स हैं उनकी कंडीशन सबसे ज़्यादा ख़राब किसने करी है, जो ये हमारे पूंजीवादी लोग होते हैं। ठीक है, एंजल रेफर टू दिस अप्रोच एज साइंटिफिक अप्रोच। तो एंजल ने क्या करा, इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी समाजवाद कहा है। ठीक है, और डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम यूटोपियन सोशलिज्म विच वाज आइडियलिस्टिक बट लैक इन मटेरियल एनालिसिस। तो इसको क्या किया इन्होंने, जो हमारा यूटोपिया की समाजवाद थी उससे अलग किया, क्योंकि उसमें आदर्शवाद तो था लेकिन भौतिक विश्लेषण नहीं था। ठीक है, आई होप क्लियर है इतना ही आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, द यूटोपियन सोशलिस्ट वर साइंटिफिक एंड देयर आउटलुक। तो आप देख रहे हैं अगर कोई प्रीवियस क्वेश्चन जो आ रहा है, मैं जो आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से बेस्ड है, यानी कि सीरीज़ में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मैं आपको हर वीडियो में बता रही हूँ कि कोई एक टॉपिक से क्वेश्चन आया तो अगले 4-5 क्वेश्चन क्या रहेंगे, उसी टॉपिक से रहेंगे। इसलिए आपको क्या करके जाना है, हर एक टॉपिक को पढ़ के जाना है, क्योंकि एक टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक जो आपके सिलेबस का पार्ट है वो स्किप हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं करके जाएंगे। लेट्स सपोज आपके शिफ्ट में अगर वही वाले क्वेश्चन आने लग गए तो 4-5, तो आपके 4-5 नंबर ईजिली कट जाएंगे, है ना। और हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम था प्रिपेयर करने का, तो हमें सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो यूटोपिया समाजवादी अपने दृष्टिकोण में वैज्ञानिक थे, या फिर द यूटोपियन सोशलिस्ट वर
कंसर्न अबाउट सोशल जस्टिस, यानी यूटोपियन समाजवादी सामाजिक न्याय के बारे में क्या थे, चिंतित थे। ऑप्शन है हमारे पास ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, बोथ और नीदर। डी रिप्लेस भी क्या करेगा, आपको स्टेटमेंट देके ये 4 ऑप्शंस दे देगा। करते रहो आप आराम से, अगर नहीं पढ़े हो तो कैसे करोगे बताओ। तो देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो सबसे पहले मैं आपको डाउट ना हो तो सबसे पहले आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती हूँ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्यों गलत है, द यूटोपियन सोशलिस्ट वर साइंटिफिक इन देयर आउटलुक। तो अभी जस्ट हमने फ्रेडरिक एंजल के बारे में पढ़ा, जिन्होंने क्या करा था, समाजवाद को यूटोपिया की जो सोशलिज्म से उससे कनेक्ट करा, लेकिन उसको क्या उन्होंने साइंटिफिक से कनेक्ट नहीं करा था, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या थे, कुछ चीज़ें जो थी वो साइंटिफिक से चीज़ें अलग थी। तो यूटोपियन सोशलिस्ट लाइक रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फ्यूरियर, सेंट साइमन इमेजिन आइडिया साइंटिफिक बट लैक इन मटेरियलिस्टिक, यानी इसमें क्या था, ये जो हमारा मटेरियलिस्ट होता है, यानी कि उन विश्लेषण पर आधारित है मार्क्स, और इसका मतलब कि साइंटिफिक एनालिसिस मटेरियल्स में जो चीज़ें होती हैं, लाइक यहाँ पर जो विश्लेषण करना, या फिर जैसे यूटोपियन समाजवादी में आदर्श समाज की कल्पना की, लेकिन उनके विचार पर वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित नहीं थे, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करा, ठीक है। फिर मार्क्स और एंजल्स ने उन्हें वास्तविक परिस्थिति में कटे हुए माना था। तो इन्होंने क्या बोला था कि ये क्या है, विजनरी, बीइंग विजनरी बट नॉट ग्राउंडेड इन रियल कंडीशंस, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा कि विजनरी मांगा बट रियलिस्टिक नहीं। फिर है हमारा द यूटोपियन सोशलिस्ट वर कंसर्न अबाउट सोशल जस्टिस। तो ये क्या थे, सोशल जस्टिस के लिए जो था कंसर्न थे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही स्टेटमेंट हो जाएगा। दे वर डीपली मोटिवेटेड बाय इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन। देयर प्रपोजल एम टू क्रिएट हारमोनियस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ दैट प्रमोट फेयरनेस एंड इक्विटी। तो उनका क्या था कि ये सबसे पहले तो सोसाइटी में ये सारी चीज़ें थी और इनको ये सारी चीज़ें लेकर आनी थी। तो ऑब्वियसली बात है, जब सोशल जस्टिस होगा तभी आप इनइक्वालिटी से इक्वालिटी की तरफ मूव करेंगे, पॉवर्टी से लेके आप कि सोसाइटी में अच्छे फेयरनेस रहे, उसमें आप क्या करेंगे, एक्सप्लॉयटेशन से आप कोऑपरेटिव में मूव करेंगे, ठीक है, क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्क्सिज्म फिलॉसफी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो मार्क्सिज्म के हिसाब से कौन सी फिलॉसफी हमारी सही है, ठीक है। देयर कांट बी अ पीसफुल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कैपिटलिज्म टू सोशलिज्म। इन्होंने क्या कहा कि पूंजीवाद से समाजवाद में शांतिपूर्वक परिवर्तन नहीं हो सकता है। द वर्किंग क्लास विल सीज स्टेट पावर बाय रेवोल्यूशन। तो जो वर्किंग क्लास है वो क्रांति द्वारा क्या कर सकता है, राज्य की सत्ता को अपने हाथों में ले सकते हैं, फिर उन पर कब्जा कर सकते हैं। ऑप्शन है हमारे पास ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, बोथ या फिर नीदर, ठीक है। तो पहले हम आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। क्योंकि आप खुद ही सोचो कि अगर आप क्या करते हैं कि अगर आप बिजनेसमैन है, आपका प्रॉफिट है, आपके पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है, तो आप क्या करेंगे, ईजिली उसे डोनेट कर देंगे, ठीक है, जिसे आपने हासिल करने में इतने सारे एफर्ट्स लगाए हैं। जो वर्किंग क्लास है उनको मतलब कि ढंग से वेजेस नहीं दिए, एक्स्ट्रा वर्क करवाया, तो इट्स नॉट टू मच ईजी कि क्या हो जाए, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और अगर इतना ईजी नहीं है तो ऑब्वियसली बात है, जो वर्किंग क्लास है उनको अपने लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, सो दैट क्या कर सकें, वो जो इक्वालिटी है वो लेकर आ पाए, या फिर जो उनकी रिलेवेंट चीज़ें हैं जो उनके लिए सही हैं, ज़रूरी हैं, उनको क्या कर सकते हैं, वो इसी से ठीक कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, दोनों स्टेटमेंट जो इसमें गिवन है वो हमारे सही हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फासिज्म आप बताओ कौन सी कंट्री में इमर्ज हुआ था, फ्रांस में, स्पेन, ग्रीस या फिर इटली। तो क्या पढ़ा आपने, फासिज्म कहाँ राइज होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इटली। अब इटली में कौन है हमारे पास, मुसोलिनी है, ठीक है, जिसने क्या करा है, फासिज्म को राइज किया है, ठीक है। ये क्या था, आपको पता होगा कि वर्ल्ड वॉर 1 में
इन कंट्रीज़ के साथ बहुत ही हार्श ट्रीटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से जो लिबरल गवर्नमेंट होती है उसके ऊपर से क्या होता है कि जो भरोसा होता है वो लोगों का उठ जाता है, क्योंकि इकोनॉमी रिकवर करने में बहुत ही प्रॉब्लम इश्यूज आते हैं। फिर उसके बाद सोने पे सुहागा हो जाता है हमारा 1921 का 1928 का ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, ये क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है। तो फिर उसके बाद ऐसे लीडर्स जैसे मुसोलिनी हो गया, हिटलर हो गया, इनका क्या होता है, एमर्ज होता है इनकी कंट्रीज़ में। इतना आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड वॉर वन वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर। देख रहे हैं आप कितने मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन तो आप विदाउट टाइम वेस्ट, मतलब कि कई बार तो क्वेश्चन रीड करना है, ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन रीड ना करो और आपसे नोट लिखा हो, आप क्या कहते हैं कि सही एकदम लगा के आ जाओ एकदम। तो कि आप विद इन 10 सेकेंड क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसके लिए ना आपको पेन उठाना है ना क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो क्लियर है इतना। तो 1912 में स्टार्ट हुआ, 13 में स्टार्ट हुआ, 14 में स्टार्ट हुआ कि 15 में, तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर 1914। अब 1914 में क्या, 28 जून 1914 को जो आर्क ड्यूक फ्रांसिस होते हैं उनकी हत्या कर दी जाती है उसके एक महीने बाद, जिसका ये होता है कि वो ब्लैक हैंड से रिलेटेड था। जो प्रिंसिप गैब्रियो प्रिंसिप ने क्या करी थी, इनकी हत्या करी थी, जिसका क्या होता है कि वो ब्लैक हैंड से रिलेटेड है। और ब्लैक हैंड कहाँ से रिलेशन था, ब्लैक हैंड का सर्बिया से रिलेटेड था। ठीक है, तो 28 जून को उनकी हत्या हुई आर्क ड्यूक फ्रांसिस की और उनकी वाइफ की, जो कि क्या निकले थे, एक मतलब कि जैसा होता है ना कि कंट्री के दौरे वगैरह पे निकले थे देखने वगैरह के लिए। फिर उसके बाद 28 जुलाई को क्या किया जाता है, ऑस्ट्रिया इन पे आक्रमण कर देती है, जर्मनी से बोलती है मैं इस पे क्या करने वाला हूँ, आक्रमण करने वाला हूँ। तो जर्मनी क्या कर देता है, इन्हें एक फ्री हैंड चेक दे देता है कि जैसे कि हाँ आप करो और मैं क्या कर रहा हूँ आपके साथ हूँ। तो यहाँ से क्या होता है, वर्ल्ड वॉर वन की स्टार्टिंग होती है। क्लियर इतना, मैंने आपको प्रॉपर ये करवा रखा है और अपने नोट्स बना के रखे होंगे। यही इंपॉर्टेंट्स नाम याद करो और हो जाएगा। ये इतना भी हार्ड नहीं होता है, जितना ज़्यादा सुनोगे उतना ज़्यादा को याद होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ईयर द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंटर इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो ऑब्वियसली बात है, हर एक जितने भी मतलब कि वॉर हुए यूएस बहुत लास्ट में ही एंट्री करता है, वो भी सब स्पेसिफिक रीजंस की वजह से हैं। और अगर देखा जाए तो इसमें पूछ रहा है कि अमेरिका ने किस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश हुआ था, 1940 में, 41 में, 42 में, 43 में। तो सबसे पहली बात 1939 से लेके 1945 तक क्या चलता है, हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है। तो पहले यूएस इसका पार्ट नहीं था, तो यूएस कब एंटर होता है हमारा 1941 में। ठीक है, चलो रीज़न देखते हैं। तो यूएस एंटर इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन 1941 आफ्टर जापान अटैक पर्ल हार्बर। तो पर्ल हार्बर एक बोर्ड थी जिसपे क्या करता है, जापान अटैक कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है, यूएस में जो पब्लिक होती है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होती है अपनी गवर्नमेंट से कि हम इसमें पार्ट क्यों नहीं ले रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, द अटैक लेड टू फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। तो इस अटैक की वजह से ही ये अटैक दिसंबर में होता है। तो उसके बाद ही दिसंबर में ही, आपसे एग्जैक्टेड तो वैसे पूछता नहीं, फिर भी 6-7 दिसंबर के आसपास क्या करता है जो यूएस है वो क्या करता है जापान के अगेंस्ट, और जापान क्या था, एक्सिस पावर था, तो उसके अगेंस्ट क्या करता है, वॉर डिक्लेयर कर देता है। और अलाइड पावर जो थी हमारी, जैसे यूएस, फ्रांस, रशिया, इनको क्या करता है, ज्वाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिक्टेटेड थ्योरी इम्पोज ऑन जर्मनी आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। तो इसमें ये थ्योरी नहीं, सॉरी ट्रीटी है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक पूछ रहा है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके बाद जर्मनी पर कौन सी ट्रीटी यानी संधि को थोपा गया था। तो ये क्वेश्चन भी है, इजी क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं अराउंड 40 to 50 या 60 क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ के जाओ, का SST का बैकग्राउंड है तो आप इसको ईजिली सही कर सकते हैं। तो सोचो कि SST बैकग्राउंड के कितने सारे कॉम्पिटिटर आएंगे आपके पास, है ना। तो उस तरीके से आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल, ट्रीटी ऑफ ट्रियानन, ट्रीटी ऑफ न्यूली या फिर ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मन। तो
कुछ लोग तो उसको सोचेंगे कि यहाँ पे जर्मनी लिखा हुआ है तो यही होगा हमारा राइट आंसर, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रीटी ऑफ वर्सेल हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस पे की गई थी, जर्मनी पे इम्पोज की थी, जो कि क्या थी, वन ऑफ द हार्श ट्रीटी थी जो जर्मनी के साथ की गई थी। तो द डिक्टेटेड ट्रीटी इम्पोज ऑन जर्मनी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज ट्रीटी ऑफ वर्सेल, जो कि कब साइन की गई थी, 28 जून 1919 को। इसी यही एक डे होता है जो क्या कहते हैं कि निर्धारित करता है कि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगा, और इसी दिन को क्या होगा, अब देखेंगे वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म भी हो रहा है। लेकिन जो वर्ल्ड वॉर 1 है वो जाके नवंबर में ख़त्म होता है। ठीक है, तो ये ट्रीटी साइन वाइन होने में टाइम लग जाता है, क्योंकि कुछ कंट्रीज सरेंडर करती हैं, कुछ अभी भी लड़ रही हैं। तो फाइनली क्या होता है, नवंबर में जाके वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होता है, नवंबर 1919 में। इन पर क्या क्या इम्पोज किया गया था, वॉर गिल्टी माना गया। ठीक है, आर्टिकल 231 में गिवन है। हैवी रिपेरेशन पेमेंट, इनको बहुत ज़्यादा इनके ऊपर पेमेंट्स की वो लगा दी। टेररिस्ट और कॉलोनीज़ को, टेरिटरीज़ और कॉलोनीज़ को इन्होंने बहुत सारा लूज़ करा। टेररिस्ट जो हमारे टेरिटरीज़ थी उसको बहुत सारे उसमें डिवाइड कर दिया गया कि ये जो इनकी टेरिटरी है ये वाली कंट्री लगा। आपने पढ़ा हुआ इसके बारे में कि फ्रांस इन सबको क्या कर दिया गया था, जर्मनी की जो टेरिटरीज़ है उनको गिवन किया गया, जो इसकी कॉलोनीज़ थी उसको भी ले लिया गया। मिलिट्री रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया कि अब से जर्मनी क्या करेगा, मिलिट्रीज़ को नहीं रखेगा। ठीक है, तो आई होप इतना आपको क्या होगा, क्लियर होगा। तो ये कुछ हार्श ट्रीटीज थी जो क्या की गई, जर्मनी के ऊपर लगाई गई थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, ताकि वर्ल्ड वॉर 1 जैसे कोई दूसरा वर्ल्ड वॉर ना हो पाए, और जर्मनी क्या रहे उसका मेन रीज़न ना रहे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पहले वाले में तो भले ही रीज़न नहीं था, लेकिन सेकेंड वाले में जर्मनी ही स्टार्ट करता है वर्ल्ड वॉर को। ठीक है, ड्यू टू दिस हार्श ट्रीटी ड्यूरिंग द इंटर वॉर ईयर्स जापान लेफ्ट द लीग ऑफ नेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट रीज़न। तो आपको पता होगा फिर उसके बाद लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया, ताकि जैसे वर्ल्ड वॉर 1 जो हुआ था ऐसे कोई भी सिचुएशन दोबारा ना हो। लेकिन क्या होता है कि समहाउ ये क्या होता है, फेल हो जाता है अपने जो भी इसके दायित्व होते हैं उनको फुलफ़िल करने में। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि इंटर वॉर चल रहे थे तो जापान क्या करता है, लीग ऑफ नेशन को छोड़ देता है। तो रीज़न क्या था इसका, नॉन रिकॉग्निशन ऑफ मंचूको रिजाइम, या फिर मिलिट्री डिस्प्यूट की वजह से, वॉर डेट की वजह से, या फिर फेलर ऑफ डिसआर्टमेंट की वजह से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जापान क्या रीज़न देता है कि जो मॉन्चूको रीज़न है उसको नॉन रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, और वो क्या करता है, वर्ल्ड वॉर जो लीग ऑफ नेशन होता है उसको क्या कर देता है, छोड़ देता है कि मैं क्या हूँ, लीग ऑफ नेशन का पार्ट अब से नहीं हो। क्योंकि उस टाइम पे जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हुई थी वो लीग ऑफ नेशन का पार्ट बनती हैं, ताकि जैसे, और इनका मतलब कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जैसे आपका यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, ब्रिटेन, फ्रांस, इनका होता है। तो इसलिए जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वो थोड़ा बहुत फील करती हैं और लीग ऑफ नेशन को छोड़ देती हैं, क्योंकि इनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही थी जितना ब्रिटेन और फ्रांस जैसी कंट्रीज प्रिविलेजेस ले रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डन बाय जर्मनी बिफोर वर्ल्ड वॉर 2। तो वर्ल्ड वॉर 2 होने से पहले जर्मनी ने क्या किया था, इट एनेक्स्ड ऑस्ट्रिया इन 1938, इसने क्या करा, ऑस्ट्रिया को एनेक्स कर लिया 1938 में, या फिर इट डिसेम्बर्ड चेकोस्लाविया इन 1935, यानी इसने जो चेकोस्लाविया को खंडित कर दिया था 1935 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी क्या करा था, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को एनेक्स कर लिया था 1938 में। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया कि जर्मनी क्या करता है, ऑस्ट्रिया को एनेक्स करता है 1938 में, नॉन एज एंशुलुस, यानी आंसलूस कहा गया, जब जर्मनी 1938 में ऑस्ट्रिया को मिला लिया। ठीक है, तो उसने क्या करा, उसका नाम भी चेंज कर दिया। फिर सेकंड है हमारा, जर्मनी बिगन डिसमेंटलिंग चेकोस्लाविया इन 1938 स्टार्टिंग विद द सुडेटलैंड एंड कंप्लीट कब करा इसने, 1939 में करा। तो यहाँ पर सिर्फ एक डेट दी है। ठीक है, कि इसमें इस टाइम पे इसको क्या कर दिया, खंडित कर दिया, लेकिन इसने स्टार्ट तो करा था 1938 में और 1939 तक। तो यहाँ पर क्या है, ईयर की वजह से क्या हो गया, गलत हो गया, नहीं तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाता अगर ईयर सही होता। ठीक है, तो
आई होप इतना को क्लियर होगा। नेक्स्ट टाइम अगर आएगा तो आप ईयर देख के क्या कर सकते हैं, उसका राइट आंसर लगा लेंगे। इन 1976 अब थ्योरीज आने लग गई हमारी। इन 1976 नेबुला हाइपोथेसिस अबाउट द ओरिजिन ऑफ अर्थ वाज गिवन बाय, तो नेबुला हाइपोथेसिस थ्योरी जो थी वो किसने दी थी? आर.एस. मॉर्गन ने, लाप्लास ने, टी.सी. चैम्बरलिन ने या फिर जीन ब्रूनसेस ने। तो मैंने थ्योरीज आपको करा रखी है और मैंने आपकी जो पूरी थ्योरीज होती थी वो कराई थी मैंने। तो इतने मैं एक्सपेक्टेशन करके चल रही हूँ कि आप लोगों ने नोट्स बनाया होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाप्लास ने दी थी। तो ये हमारी क्या है, सबसे पहले नेबुला हाइपोथेसिस की थ्योरी है। तो इन्होंने क्या बोला कि हमारे ब्रह्मांड में ऐसे मतलब कि डस्ट वगैरह क्या थे, वो बहुत सारे डस्ट पड़े हुए थे। फिर अचानक से क्या होता है, उनके अंदर मोशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर वो क्या करने लग जाएंगे, जैसे देखो यहाँ पर क्या है कि ये ऐसे पड़े हुए हैं, लेकिन फिर क्या हुआ, सेंटर में क्या लग रहा है, इनकी ग्रेविटी लग रही है। फिर ये लोग सेंटर में आके क्या करने लग जाएंगे, गोल गोल घूमने लग जाएंगे। फिर गोल गोल घूमने के बाद जो जैसे आपका हीलियम, हाइड्रोजन, ये कुछ आइटम्स हैं, ये क्या हो जाएंगे, सेंटर में इकट्ठा होने लग जाएंगे, जिनसे क्या होगा, सन का निर्माण होगा। और बाकी क्या होंगे, दूर दूर इकट्ठे होने लग जाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारे प्लैनेट का फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या है, हमारा नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको बताया गया, जैसे सबसे पहले क्या है, डस्ट पार्टिकल है। फिर डस्ट पार्टिकल अट्रैक्ट होते हैं, गोल गोल घूमने लगेंगे, तो आप देखेंगे सेंटर में सन वाला पार्ट इकट्ठा हो रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये इनका मतलब कि सन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया यहाँ पर। फिर उसके बाद सन के फॉर्मेशन होने के बाद जो अदर क्लाउड्स थे जो साथ में घूम रहे थे, जो डस्ट पार्टिकल थे, वो क्या होता है, थोड़ा दूर होके एक प्लैनेट का मतलब अब वो क्या करने लगे हैं, प्लैनेट्स बनने लग गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे नेबुला हाइपोथेसिस थे, जिसे किसने दिया था, लाप्लास ने दिया था, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा थ्योरी है। तो सबसे पहले तो जो मतलब कि प्रारंभिक वाली स्टेज है कि बहुत सारे गैस क्लाउड्स ये सारे घूम रहे हैं, तो इसको सबसे पहले किसने बोला था, इमानुएल कांत ने बोला था। जो कब दिया था इन्होंने, 1975 में दिया था। फिर इसी थ्योरी को, उन गैस को इन्होंने क्या कर दिया, नेबुला बना दिया और इसको नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी बना दी। फिर उसके बाद ये नेबुलर हाइपोथेसिस की थ्योरी देते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया क्या था इसमें। फिर उसके बाद प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका, जिसे किसने दिया था, चैम्बरलिन और मोल्टन ने दिया था। बस आपको थ्योरीज का नाम दे देगा और आपसे ये पूछता है कि किसने इसको कंपोज किया है। तो मैंने इन थ्योरीज को आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इनके एक्सप्लेनेशन को लिखा गया है कि कैसे इनका मतलब इन्होंने क्या क्या अपने सिद्धांत दिए थे। फिर हमारा है टाइडल थ्योरी, यानी कि ग्रेविटी वाली। ये किसने दिया था, जीन्स एंड जेफरी ने दिया था अर्ली 20th सेंचुरी में। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है हमारा। फिर बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, ये सारी क्या है हमारी, हम अगर बोलें तो इन्हें ओल्ड थ्योरीज भी बोलते हैं, यानी प्रारंभिक ये थ्योरीज आई थी। इसे किसने दिया था, रसल ने दिया। अर्थ फॉर्म फ्रॉम मटेरियल बिटवीन टू स्टार्स, यानी टू स्टार्स जो थे उनके मटेरियल से क्या हुआ, अर्थ के निर्माण हुआ है। फिर सुपरनोवा हाइपोथेसिस आता है, जिसे फ्रेड हॉयल ने दिया था। अर्थ फॉर्म फ्रॉम रिमनेंट ऑफ सुपरनोवा एक्सप्लोजन, यानी कि महानक्षत्र विस्फोट की वजह से क्या हुआ है कि जो उसके अवशेष बचे उससे क्या हुई, पृथ्वी का निर्माण हुआ। फिर इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस थ्योरी आई, जिसे किसने दिया, ऑटो स्मिथ ने दिया, 1944 में दिया। डस्ट एंड गैस फ्रॉम इंटरस्टेलर स्पेस फॉर्म प्लैनेट, तो जो डस्ट और गैस थे वो क्या करते हैं, फॉर्म होते हैं और क्या करते हैं, प्लैनेट्स हमारे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा आधुनिक थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। जॉर्ज लेमेटियर ने दिया 1927 में। यूनिवर्स बिगन फ्रॉम अ सिंगुलैरिटी ऑफ 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, यानी ब्रह्मांड एक बिंदु से स्टार्ट हुआ है, 13.7 अरब वर्ष पहले क्या हुआ था, बनना शुरू हुआ था। फिर एक्रीशन थ्योरी, कार्ल्स वेट्सकर एंड ऑटो स्मिथ इन्होंने दिए। डस्ट पार्टिकल कोलाइड एंड स्टक टुगेदर टू फॉर्म प्लैनेट, इनका अभी भी वही चल रहा है कि धूल के कणों को टकराने और जुड़ने से क्या हुआ है, ग्रह का निर्माण हुआ है। ऑब्वियसली बात है, जो डस्ट पार्टिकल जैसे कि एस्ट्रॉइड बेल्ट्स वगैरह उनको बोल रहे होंगे, क्योंकि वो क्या करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली टकराते रहते हैं, नई नई चीज़ें फॉर्म करते रहते हैं। फिर स्टार फॉर्मेशन थ्योरी आई, वेरियस
फिजिशियंस ने दी इनको, अभी भी चल रही है। स्टार एंड प्लैनेट्स फॉर्म फ्रॉम कोलैप्सिंग गैस क्लाउड। तो जो स्टार और डस्ट क्लाउड्स हैं उनका वो आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं, कोलैप्स होते हैं, जिससे क्या होता है, स्टार्स और प्लैनेट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्लियर है इतना? तो मैंने यहाँ पर दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर दिए हैं इस थ्योरी को, क्योंकि आई होप कुछ नए स्टूडेंट्स भी होंगे जो ज्वाइन करेंगे, उन्होंने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा होगा। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, सो दैट आपको क्या होगा, एक प्रॉपर आइडिया मिलता है PYQ के क्वेश्चंस का। ठीक है, एक वीडियो को देखने या फिर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको कभी भी पूरे एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं पता चल सकता। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर द फॉलोइंग रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू द फॉर्मेशन ड्यू टू द मेटामॉर्फिज्म ऑफ सैंडस्टोन। यानी कि हमने 3 टाइप्स के रॉक्स को पढ़ा है, इग्नियस, सेडिमेंट्स एंड मेटामॉर्फिक। इग्नियस वो होते हैं जो वोल्केनिक रॉक्स होते हैं। ठीक है, ये 2 टाइप्स के होते हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। तो आपको पता होगा क्या हमने पढ़ा है कि हमारा क्या है, वोल्केनो है, एरप्शन हुआ, तो ये लेट सपोज ये क्या है, अर्थ है। ठीक है, तो ये अर्थ की क्या है, आउटर सरफेस है और ये क्या है, इनर सरफेस। तो अगर लावा बाहर आ गया, मतलब कि जो निकला, तो वो क्या कहलाता है, लावा कहलाएगा। लेकिन अगर ये इसमें क्या हुए, विस्फोट हुए और ये क्या रह गया, इसका जो भी मटेरियल निकला वो अंदर रह गया, तो क्या कहलाएगा, हमारा मैग्मा कहलाता है। ठीक है, तो जो ये कूल डाउन होंगे ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहलाएंगे, और जो अंदर कूल डाउन होते हैं ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहलाएंगे। मतलब कि सबसे फर्स्ट फॉर्म जो होता है रॉक्स का वो क्या कहलाता है, इग्नियस रॉक्स कहलाता है। फर्दर जो ये क्या होते हैं, इनके सेडिमेंट्स इकट्ठा होते हैं, टूट के बिखरते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे रिवर्स वगैरह के थ्रू, विंड्स वगैरह के थ्रू, तो उनसे जिस टाइप्स के रॉक का फॉर्मेशन होगा वो क्या कहलाएंगे, हमारे सेडिमेंट्स रॉक्स कहलाएंगे। फिर उन रॉक्स पर, या फिर मैंने आपको बताया कि ये तीनों क्या करते हैं, जैसे ये आपका क्या है, इग्नियस रॉक्स हो गया, ये आपका सेडिमेंट्री रॉक्स हो गया, ये आपका क्या हो गया, मेटामॉर्फिक। ये तीनों क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्टली मेटामॉर्फिक से इग्नियस रॉक्स भी बन सकते हैं, सेडिमेंट्स भी बन सकते हैं, सेडिमेंट्स से हम क्या करते हैं, मेटामॉर्फिक बना सकते हैं। तो क्या होते हैं, सारे रॉक जो होते हैं वो आपस में रिलेटेड होते हैं। इग्नियस रॉक फर्स्ट फॉर्म होती है, सेडिमेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं। मेटामॉर्फिक क्या होता है, उन रॉक्स पर फर्दर वेदरिंग या हीट वगैरह दी जाए, जिससे क्या होगा, उनका शेप एंड साइज, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती है। तो उससे क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होता है। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इनमें से कौन है जो, जिसको हम सैंडस्टोन को हीट प्रेशर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा कौन सा टाइप का रॉक बनेगा। ठीक है, तो हम सैंडस्टोन को क्या कर रहे हैं, मेटामॉर्फिज्म कर रहे हैं, यानी कि उसको हीट और प्रेशर देंगे तो वो कौन सी टाइप का रॉक बनेगा, क्वार्टसाइट्स, नीस, मार्बल या फिर स्लेट। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जब सैंडस्टोन को हम हीट प्रेशर देंगे तो क्या बन जाएगा, क्वार्टजाइट बन जाएगा। इसका मतलब क्वार्टजाइट क्या होता है, एक मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे जो थे, तो क्वार्टजाइट जो होता है, सैंडस्टोन बालू पत्थर पे हीट और प्रेशर फ्यूज़ किया जाएगा तो क्वार्टजाइट बन जाएगा। नीस क्या होता है, ग्रेनाइट और चिस्ट जो होते हैं हमारे, हाई ग्रेड मेटामॉर्फिज्म विद बेंडिंग। तो ये सारे क्या हैं हमारे, अगर देखा जाए तो मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल हैं, बट ये बने किस चीज़ से हैं, तो क्वार्टजाइट बना है सैंडस्टोन से, नीस बनता है हमारा ग्रेनाइट और चिस्ट से, मार्बल किससे बनते हैं, लाइमस्टोन से, और स्लेट किससे बनता है, हमारा सेल से। ठीक है, तो आई होप इतना को क्लियर हो गया होगा। इनको आप क्या कर लेंगे, अच्छे से देख लेंगे कि कैसे क्या होता है, इनका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। अगर आपने PYQs देखा होगा तो हमने डिस्कस किया हुआ है और हम बचपन से इस क्वेश्चन को पढ़ते आ रहे हैं, सीमा, सियाल और नीफी लेयर को। तो जो हमारे वाटर सरफेस होता है, जैसे हमारा क्या है, लैंड बॉडी है, ये हमारा क्या है, वाटर्स होते हैं। तो इस जो लैंड का सरफेस होता है उसको क्या बोलते हैं, सियाल बोलते हैं, और वाटर वाले को जो बेस होता है उसको सीमा बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारा सेंटर होता है उसको क्या बोला जाता है, जैसे हमारी अर्थ का क्या है, ये सेंटर यानी कोर है, ये किससे बना हुआ है, नीफे से बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो सीमा लेयर अर्थ इज़ कंपोज्ड ऑफ, तो जो सीमा लेयर है इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्या है, सिलिका और मैग्नीज, सिलेनियम एंड एल्यूमिनियम। तो
यहाँ पर अगर आप देखें ना तो ये SI है ना ये MA है, तो ये तो हो ही नहीं सकता और ना ये हो सकता है। तो दो चीज़ों में कन्फ्यूज़न हो सकती है, मैग्नीज और मैग्नीशियम में। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है हमारा जो ओशनिक क्रस्ट होता है, ये बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि पहले ऐसी थ्योरी थी ना कि जो हमारा अर्थ है, हाँ इधर देख लो आप, तो जैसे ये हमारा क्या है, अर्थ है, तो इस पे क्या कर रहा है, जो लैंड बॉडी है वो क्या करती है, लिक्विड पर तैरती है। तो इसलिए क्या बोला, इसको सियाल बोला गया, इसको सीमा बोला गया और लास्ट वाले को नीफे। तो ये क्या है, सिलिका और एल्यूमिनियम है, ये क्या है, सिलिका और मैग्नीशियम है, और ये क्या है हमारा निकल और आयरन, Fe, यानी आयरन को हम Fe से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना, आई होप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज़ द रिवोल्यूशन पीरियड ऑफ द मार्स। तो मार्स का यहाँ पर रिवोल्यूशन पीरियड पूछ रहा है। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रोटेशन पीरियड मतलब दिन और रात, और रिवोल्यूशन पीरियड मतलब पूरा साल। तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो मार्स है वो सन का एक रिवोल्यूशन यानी एक चक्कर कितने टाइम में लगाता है, 365 डेज। तो ये नहीं हो सकता, ये हमारी क्या है, अर्थ का है। 433 डेज, ये भी नहीं हो सकता। 88 डेज, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, हमारे जो फर्स्ट प्लैनेट है दैट इज़ मरकरी, उसका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये अर्थ के आसपास ही है। ठीक है, और ये 4033 डेज़ क्या हो गया था, बहुत ही ज़्यादा हो गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। सो अगर हम देखें तो ये क्या है, रोटेशन और रिवोल्यूशन पीरियड है। तो ये हमारा सन है, सबसे पहला प्लैनेट्स क्या है हमारा, मरकरी। नीचे हमने रोटेशनल पीरियड्स को डिस्कस करा है, यानी एक दिन का पीरियड है, और ऊपर हमने क्या डिस्कस करा है, डेट इज़ जो सन का चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है। तो मरकरी क्या है, 176 डेज लेता है, और 88 डेज में क्या करता है, ये अपने रोटेशन को कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, सॉरी रिवोल्यूशन को। तो अगर आप देखेंगे तो रोटेशन में ज़्यादा टाइम लग रहा है एज़ कम्पेयर टू रिवोल्यूशन, यानी साल 88 दिन का होता है और एक दिन इनका 176 दिन का होता है। फिर वीनस का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इसको रोटेशन करने में, 242 डेज़ का टाइम लेता है ये, और 220 डेज़ में इसका क्या हो जाता है, रोटेशन कंप्लीट हो जाता है। ये भी आप देखेंगे ज़्यादा इसका। फिर आता है हमारे अर्थ की बारी, 23.5 डिग्री पे टिल्ट है ये, और अगर हम देखें तो ये और ये कितने ज़्यादा टिल्ट है, डेट इज़ फर्स्ट से मतलब यहाँ से फर्स्ट वाला सेकेंड और यहाँ से लास्ट सेकेंड, ये दोनों का जो रोटेशन का तरीका है वो भी सेम है। जैसे बाकी प्लैनेट्स क्या होते हैं, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, लेकिन ये जो दोनों प्लैनेट है, फर्स्ट यहाँ से सेकेंड और यहाँ से सेकेंड, तो ये क्या करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ईजिली आप याद कर सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, हॉटेस्ट प्लैनेट होता है, ये सबसे ज़्यादा क्या है, कोल्डेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, इतना क्लियर हो जाएगा, बहुत ही ईजी है ये। और फिर उसके बाद हमारे अर्थ की बारी आई, तो अर्थ को 24 घंटे लगते हैं और 365 दिन में साल कंप्लीट होता है। फिर है हमारा मार्स, 24 आवर्स 39 मिनट्स लेता है और 687 डेज़ में इसका क्या होता है, एक साल कंप्लीट हो जाएगा। जुपिटर 10 घंटे में ये सबसे जल्दी क्या करता है, रोटेशन को कंप्लीट करता है, और 11.88 ईयर्स लगते हैं जुपिटर को। फिर आया सैटर्न, 10 आवर्स 39 मिनट्स और एक साल होता है इसका 29.5 ईयर्स का। नेक्स्ट हमारा यूरेनस, दैट इज़ अरुण प्लैनेट, ये क्या है हमारा, 17 घंटे 14 मिनट लगाता है और 84 साल लगते हैं इसको कंप्लीट करने में, एक साल। फिर ये क्या है हमारा, 16 घंटे में रिवोल्यूशन को कंप्लीट करता है और 165 साल लगते हैं। तो ये क्या हमारा मरकरी, जिसे हम क्या बोलते हैं, बुध, वीनस यानी शुक्र, पृथ्वी यानी अर्थ, मार्स यानी मंगल, जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, यूरेनस अरुण और नेपच्यून वरुण। तो ये क्या है, प्लैनेट्स हैं। और आपको पता है यहाँ पर जुपिटर और मार्स के बीच में एक एस्ट्रॉइकल बेल्ट है जो इनको क्या करती है, अलग करती है, जिसे ये क्या कहलाते हैं, इनर प्लैनेट्स कहलाएंगे, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहलाएंगे, और ये क्या कहलाएंगे, आउटर प्लैनेट्स कहलाएंगे, जोवियन प्लैनेट्स कहलाएंगे। और दीज आर फॉर्म्स ऑफ रॉक्स, ये क्या बनती हैं, रॉक्स से बनी हुई हैं। ये सारे क्या हैं, गैसियस प्लैनेट्स हैं, बट स्टिल ये दोनों क्या कहलाते हैं, गैस जाइंट्स कहलाते हैं। ये दोनों क्या कहलाते हैं, आइस जाइंट्स कहलाते हैं। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। ठीक है, सो
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो इसमें हमसे पूछा कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। रिगार्डिंग सेकेंडरी सीस्मिक वेव, एस वेव से एक्स वेव के रिगार्डिंग पूछा है। तो हमने पढ़ा था कि दो वेव्स होती हैं, एक होता है हमारा पी वेव्स और एक कौन सी होती है हमारी एस वेव्स होती है। तो इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एस वेव्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो पी वेव को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। दे आर ऑल्सो कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इनको हम अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहते हैं। दीज वेव्स कैन नॉट पास थ्रू लिक्विड, तो ये जो लिक्विड होता है उससे पास नहीं होती हैं। देयर स्पीड इज़ लोअर देन सरफेस वेव्स, तो इनकी स्पीड जो होती है वो सरफेस वेव से कम होती है। तो अर्थ में अर्थ को एक्स को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। एक होती है हमारी सरफेस वेव, ये तो होती है हमारी बॉडी वेव्स। तो जो पी वेव्स और एस वेव हैं वो हमारे क्या हैं, बॉडी वेव का एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, इनकी स्पीड कम होती है सरफेस वेव से, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फिर ओनली सेकेंड। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ओनली सेकेंड। तो ऐसा कुछ अगर ओनली वाला मिल जाए अगर आपको कभी, तो आपको थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है कि इसने ओनली सेकेंड क्यों ही दिया होगा। बाकी सब में तो इसने कॉम्बिनेशन दिया है। तो आपने पढ़ा होगा, तो जो एस वेव्स होती हैं वो लिक्विड से पास नहीं होती हैं, ठीक है। सो देखते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एस वेव्स को ट्रांसवर्सल वेव्स बोलते हैं, ना कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं, ठीक है। दीज वेव्स कैन नॉट पास थ्रू लिक्विड, ये सही है क्योंकि ये क्या होते हैं, सिर्फ सॉलिड में पास होती हैं। और देयर स्पीड इज़ लोअर देन सरफेस वेव्स, तो एस वेव्स आर फास्टर देन सरफेस वेव्स बट स्लोअर देन पी वेव्स। तो सबसे फास्टर कौन होती है, हमारी पी वेव्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद कौन होती है, हमारी एस वेव्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि पी वेव जो होता है वो सब में पास होता है, ठीक है। और ये क्या है, हमारे बॉडी वेव्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो बॉडी वेव जो होते हैं ये दो होते हैं और बाकी हमारे सरफेस वेव्स होते हैं। बट ये क्या होते हैं, सरफेस वेव से क्या होते हैं, काफ़ी स्पीड इनकी तेज़ होती है, लेकिन जो डिस्ट्रक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है सरफेस वेव्स में। सो ये है हमारा से डिवाइड किया गया है बॉडी वेव्स में और सरफेस वेव्स में। बॉडी वेव्स में आते हैं हमारे पी वेव्स एंड एस वेव्स। पी वेव्स को हम प्राइमरी वेव्स बोलते हैं, एस वेव को सेकेंडरी वेव्स। पी वेव्स क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, कंप्रेशनल होती हैं, कैन ट्रेवल थ्रू फ्लूइड, मतलब कि ये क्या कर सकती हैं, फ्लूइड्स में भी ट्रेवल कर सकती हैं। एस वेव्स क्या होती है, हमारी ट्रांसवर्सल होती है। तो सबसे बड़ी बात, सिर्फ एक वेव क्या होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल है, बाकी सारी क्या है, ट्रांसवर्सल है। इसको आप याद कर लो इजी, चाहे वो बॉडी वेव है चाहे सरफेस वेव्स है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाँ, तो ये फ्लूइड से फ्लूइड में ट्रेवल नहीं करती, यानी लिक्विड में ट्रेवल नहीं करती हैं। नेक्स्ट हम सरफेस वेव की बात करते हैं। लव वेव्स और रिलीव वेव्स ट्रांसवर्सल होती हैं, वाइब्रेंट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन्स में। हॉरिजॉन्टल प्लेन्स में क्या होता है, इनका वाइब्रेशन ज़्यादा होता है। और रिलीव वेव्स क्या होती हैं, वाइब्रेशन इन बोथ एंड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दोनों प्लेन्स में क्या होता है, इनका वाइब्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है। और ये क्या है, हमारे पी वेव और एस वेव, ठीक है। तो अगर हम देखें तो पी वेव क्या हो रहा है, जैसे आपको पता है कि हमारा जो ये वाला पार्ट होता है ये लिक्विड होता है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रैवल नहीं करती हैं। और इनका जो शेडो जोन होता है वो 103 डिग्री से लेकर 103 डिग्री तक है, ठीक है। और इसका शेडो जोन जो होता है वो 103 डिग्री से लेकर 150 डिग्री, यहाँ पर 103, कहीं पे 105 आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो पी वेव्स का शेडो जोन ये वाला हिस्सा है और एस वेव का शेडो जोन ये वाला हिस्सा। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है पी वेव एस वेव इनका शेडो जोन कहाँ से लेके कहाँ तक होता है, या फिर शेडो जोन किसका ज़्यादा होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेनफॉल अकर्स इन विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर। तो इसमें पूछा कि रेनफॉल कौन से लेयर में होती है, ट्रोपोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, मेसोस्फेयर में या फिर थर्मोस्फेयर। क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल या फिर थर्मोस्फेयर। तो आपको पता होगा जितने भी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो किस में होती हैं, हमारे ट्रोपोस्फेयर में, यानी ठंड लगना, बारिश होना, गर्मी पड़ना, सारे जो भी चीज़ें होती हैं वो किस में होती है, हमारे ट्रोपोस्फेयर में होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रोपोस्फेयर हो जाएगा। ये हमारा क्या है, कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर का। सबसे पहले हमारा ट्रोपोस्फेयर है जिसमें हम पैसेंजर प्लेन्स उड़ाते हैं, हॉट एयर बलून्स होते हैं। फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर में हमारा रेडियो साउंड्स हैं, फिर उसके बाद रेडियो साउंड्स, फिर उसके बाद इसकी कंपोजिशन 11 किलोमीटर से लेकर 50 तक इसका पहुंचता है। और यहीं पर आपको क्या मिलेगी, ओजोन की लेयर देखने को मिलेगी, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा मीजोस्फीयर, इसमें रॉकेट्स वगैरह आते हैं और जो भी हमारे एस्ट्रॉइड्स या मीटर्स वगैरह आते हैं जो एक्सोस्फीयर में नहीं बर्न होते हैं, मीटरॉइड्स मीजोस्फीयर में आके बर्न हो जाते हैं। इसका कंपोजिशन कहाँ है, 50 किलोमीटर से लेके 80 to 90 किलोमीटर तक है, क्योंकि आपको पता है कि इक्वेटर और पोल्स में डिफरेंसेस होते हैं हाइट्स के। फिर थर्मोस्फेयर होता है हमारा 80-90 से लेके 800 किलोमीटर तक। देन आता है हमारा एक्सोस्फेयर 800 किलोमीटर से लेके 3000 किलोमीटर तक। यहाँ पर क्या होता है, हमारे सैटेलाइट्स और स्पेसशिप्स पहुँचते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कंपोजिशन ऑफ एयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, देखते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर इन एनी बॉडी इज कॉल्ड। तो यानी किसी भी शरीर में पदार्थ के अणुओं के माध्यम से जो गर्मी के हस्तांतरण होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन या फिर एडवेक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा कंडक्शन हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो रेडिएशन क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगें द्वारा क्या होती है, ऊष्मा का संचारण होता है। कंडक्शन में क्या होगा, मुख्यतः ठोसों में अणुओं के सीधे संपर्क द्वारा ऊष्मा क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट है हमारा कन्वेक्शन, ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू फ्लूइड मूवमेंट्स, यानी जैसे जो द्रव या फिर तरल या गैस होते हैं उनकी गति के माध्यम से क्या होती है, ऊष्मा का संचार। जैसे आप कभी वाटर बॉईल करेंगे तो आप उसको एक बार देखेंगे, वो किसका एग्जाम्पल है, हमारा कन्वेक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा एडवेक्शन, ट्रांसफ़र ऑफ हीट और मैटर बाय हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। जैसे अगर आपने देखा होगा कि इसमें क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है। जैसे आपको पता होगा कि ये हमारा क्या है, लैंड सरफेस है और ये क्या है, हमारा वाटर सरफेस, जो आपने सी ब्रिज वगैरह के बारे में पढ़ा होगा। तो सबसे पहले क्या करता है, हीट को, लैंड जो है वो हीट को ऑब्जर्व करेगा, तुरंत ही क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है। लेकिन आपको पता है जो वाटर बॉडीज़ होती हैं वो हीट को क्या कर लेती हैं, ऑब्जर्व कर लेती हैं। फिर अब गर्मी का टाइम चला गया, अगर अब ठंड का टाइम आया तो इसमें से जो हीट है वो लैंड पे ट्रांसफ़र होती है। तो क्या है हमारा, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, ठीक है। तो सी ब्रिज, लैंड ब्रिज, ये क्या होते हैं, हमारे एडवेक्शन के एग्जाम्पल्स होते हैं। क्लियर है इतना, ये क्या है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पिक्चर के थ्रू हीट कंडक्शन क्या होता है, यहाँ पर हमने हीट दी, लेकिन इससे क्या होगा, जो पूरी लोहे की रॉड है वो पूरी गर्म हो जाएगी, यानी एक मॉलिक्यूल से पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हुआ। और ये क्या है, हमारा कन्वेक्शन है। कन्वेक्शन क्या होता है कि आप वाटर को बॉईल करें तो नीचे से क्या होता है, हीट ऊपर की तरफ जाता है, फिर ऊपर से जो ठंडा पानी होता है वो नीचे आता है, फिर ऐसे क्या होता है, ये प्रोसेस चलता है। और रेडिएशन है हमारा, जो सन से रिलेटेड है, जो सन की रेज आती हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विंड इज़ नोन एज स्नो ईटर। तो कौन सी विंड को हम स्नो ईटर बोलते हैं, लू को, ट्रैमोंटेन को, चिनोक को या फिर सिरोको को। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है और मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चिनोक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चिनोक पहले देखते हैं। तो ये क्या है, चिनोक कोल्ड स्नो ईटर, इट इज़ वार्म, ड्राई एंड गस्टी विंड। ये क्या होती है, गर्म और डस्टी क्या कहते हैं, विंड होती है, रॉकी माउंटेन्स पे चलती है। कहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका में। तो आपको पता है कि जो अमेरिका वाला पोर्शन है, सबसे पहली बात तो वहाँ पे क्या है, माउंटेन्स हैं, तो इसकी वजह से वहाँ पे ठंडा टेम्परेचर होना चाहिए था। बट और ऊपर से क्या है, इनका जो डिवीज़न है, डेट इज़ ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के काफ़ी ऊपर आते हैं, तो इसलिए भी क्या होता है, वहाँ पर ठंडी ज़्यादा पड़नी चाहिए। लेकिन ये जो चिनोक होता है उसकी वजह से वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। एज इज डिस्केंडेड इट्स वार्म रेपिडली ड्यू टू एडियाबैटिक कंप्रेशन, और स्नो क्या होती है, मेल्ट हो जाती है, इसलिए क्या करता है, इसको स्नो ईटर के नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रेरीज ग्रासलैंड से पूछ रहा है कि ये जो प्रेरीज ग्रासलैंड है वो कौन सी कंट्री से रिलेशन है इसका। तो देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका से रिलेशन है। यहाँ पर मैंने पिक्चर भी लगा रखी है, तो देखते हैं यहाँ पर हम और भी ग्रासलैंड्स को। तो ये हमारे क्या हैं, टुंड्रा प्रेरीज देखेंगे आप, नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिल रहा है। सवाना अफ्रीका, वेल्स ये भी अफ्रीका में, लेकिन सदर्न अफ्रीका का पार्ट अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और अमेरिका देखिए काफ़ी ऊपर है। हालांकि इंडिया को क्या करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 पार्ट्स में डिवाइड करके जाता है। तो हमने बताया है जितना ही आपकी ये ऊपर की तरफ जाएंगे उतना ही क्या होता है, कूल टेम्परेचर होता है। सवाना, पैम्पास,
सो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड इज़ प्रिवेलेंट इन नॉर्थ एंड साउथ पोलर रीजन। तो देखते हैं, जोंडा, ब्लिजार्ड, फोन या फिर यामा में पूछ रहा है कि कौन सी हवाएं हमारे पोलर रीजन में चलती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, जब पोलर्स में चल रहे हैं तो क्या होंगी? ये ठंडी हवाएं होंगी, तो ब्लिजार्ड क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जोंडा चलती है हमारे अर्जेंटीना में, फोन चलती है हमारी एल्प्स जो यूरोप में है, यामो चलती है हमारी पेरू में, और ब्लिजार्ड चलती है हमारे पोलर रीजन में। ये हमारे क्या है? विंड का डिस्ट्रीब्यूशन है कि कौन सी विंड कौन से एरिया में चलती हैं, ठीक है। और कोल्ड विंड और ये क्या है? लोकल विंड्स हैं, ठीक है। और इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कोल्ड विंड्स में और जो हॉट विंड्स होती हैं, ठीक है। सो ये क्या है? हमारे विंड्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो आज के 20 क्वेश्चंस डिस्कस हो गए। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स पता चले होंगे इस सेशन से, और आपने क्या किया होगा? नोट्स बना लिया होगा, ठीक है। और नोट्स को आई होप आप रिवाइज़ भी कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि पेपर का पैटर्न कैसा है, और आपको पेपर अगर क्लियर करना है तो एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप क्या करेंगे? अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। कुछ भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, सो दैट हम क्या कर सकें? आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर सकें। बाकी और भी अगर किसी टॉपिक में या किसी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम होती है तो उसे भी हम डिस्कस कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे, बट यही है कि आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।